गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी। एक ढर्रा पे चलना ये मेरी आदत नहीं। आज है बकरीद का दिन और देखिए मैं आज आपको दिखाऊंगी कि बकरीद मैं किस तरह से मना रही हूँ। कोई ख़ास तैयारी तो हमारी होती नहीं है। हम लोग घर में हैं 3 लोग, मैं, रुपेश और मेरे पापा। तो सबसे पहले मैंने ये ड्रेस पहन लिया है और थोड़े से पाउडर मुंह पे लगा लिए हैं और उसके बाद अब मैं ये चादर बिछाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ ये चादर। देखिए ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैंने एक मेला से इसे लिया था। ये गुजरात का चादर है। तो अब मैं इसे बिछाऊंगी और मैं दिन भर आज आपको दिखाऊंगी कि बकरीद के दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। ख़ास बात आज की ये है कि बकरीद के दिन पापा जो मेरे पास है, उनके 2 बेटे हैं जो वो उन्हें फ़ोन करते हैं या नहीं करते हैं, या उनसे मिलने आते हैं या नहीं आते हैं, ये आज का मुख्य विषय है। हम देखते हैं कि ये कलयुग में आज के बेटे क्या कर रहे हैं। पापा को बहुत इंतज़ार है कि उनके बेटे आए, शायद उन्हें फ़ोन करें, लेकिन देखते हैं। चादर बिछकर रेडी हो गया और इसके बाद मैं करने जा रही हूँ पापा के लिए कुछ डिफरेंट नाश्ता उन्हें देने जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ दूध रोटी खाकर वो बोर हो चुके हैं। और आज मैं उन्हें भिंडी का भुजिया और रोटी खिलाने वाली हूँ। उसके बाद मैं बिरयानी बनाऊँगी, आज चिकन बिरयानी। कहते हैं कि कुर्बानी करानी चाहिए, पर मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। मेरी सोच ही थोड़ी अलग है। उसके बारे में मैं आपको कुछ चर्चा ना करूं तो ही बेहतर है, क्योंकि एक ढर्रा पे चलना ये मेरी आदत नहीं है। जिस तरह भीड़ चलती है मैं उससे अलग चलना पसंद करती हूँ। मैं अपने रास्ते, अपने नियम खुद बनाती हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मैं जानती हूँ। एक समय की बात है जब मेरे भी मन में आया था कि मैं कुर्बानी कराऊँ, देखा देखी। तो उस समय मैं एक छोटा सा बकरा मंगवाई थी। तो उसके बाद एक दिन वह था हमारे घर में और दूसरे दिन उसकी कुर्बानी मैंने करवाई थी। उस समय मेरी जो हालत हुई थी, इतना ज़्यादा दुख हुआ था मुझे कि मैं रोए जा रही थी तो रोए जा रही थी। तब से मैंने ये सोच लिया कि नहीं, ये मेरे से होने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने कभी इसके बारे में कोशिश नहीं की या सोचना भी मैंने छोड़ दिया। तो मैंने आज चिकन मंगवाया है और मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं जा रही हूँ पापा को नाश्ता बनाकर देने के लिए। आज शाम तक की सारी घटनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है पापा और ये हूँ मैं। ये कल बीते हुए कल की बात है। करीब कितना साल पहले होगा, 50 साल पहले का है ना। ये 50 साल पहले के पापा और ये मैं, और आज हूँ मैं यहाँ पर और ये है पापा। तो मेरे पापा एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। इन्हें लोग सिंदरी में बोलते थे कि ये घोड़ा है। तो घोड़े से तुलना की जाती थी। तो कुछ तो बात होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो वहाँ के पेपर में निकलते थे इनके फ़ोटो वगैरह, वो उनमें एक लिखा रहता था पूरा परिचय इनके बारे में।
वो आप देखिए, पहले मैं उसे दिखाती हूँ, उसके बाद आप पापा का इंटरव्यू भी देखेंगे। पहले देखिए फोटो। अब आइए मैं आपको पापा से दो चार बातें सुनवाती हूँ कि जब स्पोर्ट्स करते थे तो स्पोर्ट्स मैन होना और जो स्पोर्ट्स करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो अकेलेपन में जो खटना होता है, वो एक मामूली बात नहीं होती। इसलिए ही हम लोग स्पोर्ट्समैन का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए। पापा भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, मैं भी स्पोर्ट्समैन रह चुकी हूँ और मुझे जो मैं जहाँ तक पहुँच पाई थी, मैंने भी नेशनल रिप्रेजेंट किया था, स्टेट को रिप्रेजेंट किया था नेशनल में, सॉरी। तो जो मुझे सिखाने वाले थे वो पापा ही थे, जो मुझे डिस्कस थ्रो सिखाते थे या शॉर्ट फुट सिखाते थे। तो इनके ट्रेनिंग में ही मैं सीखी, जो भी सीखी। तो जो मुझे सिखाया, तो पापा क्या किए अपनी ज़िंदगी में और किस तरह उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था, जो जिस जगह पर वो थे। भले उन्हें वो जगह, वो सम्मान शायद ना मिल सका, क्योंकि आज जो स्पोर्ट्स की जितनी इज्जत है और या सरकार जितनी सहायता कर रही है, वो उस समय नहीं कर रही थी, सरकार उतना ध्यान नहीं देती थी। तो एक गरीब घर का लड़का जो होगा, जो लोअर मिडिल फैमिली से होगा, वो कितना कर पाएगा, क्योंकि मेहनत के साथ आपको एक अच्छा डाइट भी ज़रूरी होता है, जो कि उस समय अवेलेबल नहीं था। बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी में पापा ने स्पोर्ट्स किया था। तो पापा से आप सुनिए दो चार बातें, बोलिए। मेरा ख्याल बचपन से ही था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। ग्राउंड में जब जाता था, देखता था लोगों को दौड़ते हुए, प्राइज लेते हुए, तो मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी ऐसा करूं। और मैंने कोशिश की और आगे बढ़ने का कोशिश की और बढ़ता ही गया। क्योंकि फैमिली उतनी हमारी अच्छी नहीं थी। फादर को मात्र 80 रुपया पर मंथ मिलता था और घर में हम लोग 3 भाई थे, 2 बहनें थी। फिर भी मेरा जो जुनून था वो कम नहीं हुआ। मैं किसी तरह वक्त निकाल कर जो है ग्राउंड में पहुंच ही जाता था और धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस करते करते मैं पहले जूनियर में दौड़ना शुरू किया। पहले सिंदरी में दौड़ा, वहाँ फर्स्ट किया। उसके बाद जूनियर में डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ फर्स्ट किया। उसके बाद मेरा एज थोड़ा और बढ़ा तो मैं सीनियर में दौड़ने लगा और सीनियर में मैं डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 12 साल तक जो है 100-200 किसी को छूने नहीं दिया। उसके बाद मैं बिहार में भी गया। बिहार में हमने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से भी प्राइज ली। वहाँ के जो मैनुअल हक साहब, जो वर्ल्ड ओलंपिक के में मेंबर थे, उनके हाथों से हमने प्राइज लिया है। और पटना के जो चीफ जज थे वो सिंदरी आए थे, उनके हाथों से भी हमें प्राइज मिला। और इस तरह मैं बढ़ता ही गया। लेकिन चूंकि उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, मुश्किल से मुझे स्पाइक जो है रिक्वेस्ट करके एक ऑफिसर जो हमारे उमेश वर्मा थे, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि एक स्पाइक का कम से कम पैसा दे दीजिए। और वो पैसा हमें मिला और हम आके जो है स्पाइक खरीदे। वो भी बहुत अच्छा स्पाइक नहीं था।
फिर भी जो है जुनून इतना था कि मैं हमेशा कोशिश किया कि बढ़ता गया। और मिल्खा सिंह जो थे वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, उनको हम फॉलो करते थे, उनकी ज़िंदगी को हमने पढ़ा और उसी तरह से हमने कोशिश की। लेकिन खान पान या जो मदद मिलनी चाहिए थी, मुझे कहीं से मदद मिल नहीं रही थी। केवल हमारे घर वालों से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, जो हमारे फादर प्रोत्साहित करते थे, और इस तरह हम आगे बढ़ते गए। स्पोर्ट्स जब छूटा, जब मेरा, तो फिर मैं कोच बन गया और बच्चों को जो है कोचिंग कैंप बुलाता था और उन्हें ट्रेनिंग देता था और बहुत हद तक उन लोगों को आगे भी बढ़ाया। आगे अब मैं जब हो गया तो मुझे वो भी छोड़ना पड़ा और अब मैं चाहता हूँ अब एज के हिसाब से चाह सकते हैं। हो चुका है। हाँ। फिर भी ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े। अभी जो गवर्नमेंट जो इन लोगों को फैसिलिटी जो दे रही है वो बहुत अच्छा है और हमको उम्मीद है कि बच्चे अच्छा करेंगे। अब जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, हमें बहुत आशा है और बहुत उम्मीद के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक का, कि हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छा करें, गोल्ड लाएं। हाँ, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें हिंदुस्तान पर भी बहुत गर्व होगा कि कितना गोल्ड मेडल मिला हमें। हाँ, बस यही ख्वाहिश है मेरी। और अभी 81 का जवान इंसान हो गया हूँ। जिंदा रहे इंसान। आप तो देख ही रहे हैं। बस यही मेरी कामना है और शुभकामना है बच्चों के लिए कि बच्चे आगे स्पोर्ट्स में बढ़ते रहें। बच्चों को सद्बुद्धि हो, बुद्धि भी हो। तो हम लोग देखिए बकरीद किस तरह से मना रहे हैं। आज हम लोग पुराने यादों को निकाले हैं, इनके पुराने एल्बम हम लोगों ने निकाले हैं, हम उसे देख रहे हैं। बहुत सारी यादें हैं इसमें और हम 3 लोग ही हैं, एक कैमरा के पीछे छुपे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आज बकरीद मना रहे हैं। शाम को हो सकता है हम लोग जाएं मॉल, पापा को लेकर थोड़ी शॉपिंग करानी होगी। वैसे मैं आम लोगों के करीब ही हूँ। मैंने भी, हम लोगों ने गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। तो ऐसा नहीं है कि आज भी हम लोग बहुत कुछ अमीर हो गए। हाँ, इतना है कि पेट भर सके उसके बारे में सोचना नहीं होगा कि भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। तो इतना भर हो गया है, लेकिन हम लोग काफ़ी गरीबी से उठे हुए इंसान हैं। तो गरीबों की तकलीफ़ भी हम समझते हैं और अपनी असलियत को हमेशा हम लोग याद करके ही रहना चाहते हैं, उसे भूलना नहीं चाहते हैं। आसमान पर नज़र तो रहती है लेकिन पैर हमारी ज़मीन पर ही रहती है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक स्मार्ट स्पोर्ट्समैन बने रहो ताकि ज़िंदगी और लंबी हो जाए। जिस तरह की हमारी ज़िंदगी है, अभी देखो 81 का एज हुआ हूँ और अपने को अभी भी नौजवान ही फील करता हूँ। नहीं, आप तो नौजवान हैं ही, हमसे ज़्यादा नौजवान हैं आप। मजबूत है एकदम। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए सेंट्रल मॉल में। अरे बाकी को तो जाने दो। आज बकरीद का दिन है और इसलिए देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है।
ये सेंट्रल मॉल का ये पार्किंग स्पेस है और चारों तरफ भीड़ है। लॉकडाउन में शायद पहली बार लोगों को ये मौका मिला है बाहर निकलने का, तो ईद आज ईद की तरह ही लग रहा है। और इस तरह से आज शॉपिंग करने के बाद बिरयानी खाने के साथ ही और पापा का इंतज़ार जो ख़त्म नहीं हुआ बेटों के लिए, इसके साथ बकरीद आज की ख़त्म हुई और अब शाम हो चुकी है, रात के करीब 8 बजने वाले हैं। पापा इंतज़ार करते रहे। मैंने जैसा आप लोगों को सुबह में बताया था कि उनके बेटों का फ़ोन आएगा या वो मिलने आएंगे, लेकिन दोनों बेटों में से कोई नहीं आया, ना ही उनके किसी पोते ने उन्हें फ़ोन किया। तो ये है असलियत आज के युग के लड़कों की। आप लोग भी देख लीजिए, जान लीजिए कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं, बहुत फ़लसफ़ा समझाते हैं दूसरों को, बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, वास्ता देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और दूसरों को समझाते फिरते हैं कि तुम अपने माँ को नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम अपने बाप को नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे साथ ये होगा। और आज उनकी असलियत सामने आ गई है। मैं इन्हें अपना भाई कहने के लायक नहीं समझती हूँ। पापा के 2 बेटे हैं। पापा को बहुत भरोसा था कि बुढ़ापे में तो कम से कम ये मुझे देखेंगे, लेकिन आज मैं जैसा देख रही हूँ कि उनके सारे पैसे भी वो ले चुके हैं और घर से करीब करीब उन्हें बाहर भी निकाल दिया है, क्योंकि एक बेटे ने एक घर जो है कमरा, एक तल्ला जो है वो कैप्चर किया हुआ है और दूसरे बेटे ने दूसरा, और पापा के लिए कोई जगह नहीं है घर में, और यहाँ तक कि उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज त्योहार के दिन भी एक बूढ़े बाप के दिल पर आज के दिन क्या गुजर रही होगी, क्या उनके दिल से दुआ निकलेगी बच्चों के लिए? हालांकि दुआ ही निकलेगी। पापा तो कभी माँ बाप कभी बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, चाहे जितने भी बच्चे तकलीफ़ दें या अपनी असलियत दिखाएं। तो आज के ज़माने में अब आपको ज़रूरत नहीं है आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर खोजें कि किस लड़के ने अपने माँ बाप के साथ क्या व्यवहार किया, या कि कोई घर से निकाल दे रहा है या पूछ नहीं रहा है बुढ़ापे में या ओल्ड एज होम में उसे भेज दे रहा है। आपको अपने घर में ही मिल जाएगी यह चीज़ें। और मैंने भी देख लिया ये नज़ारा। पहले तो 16 साल मेरे से दूर रखा उन्होंने पापा को, और अब थोड़े से ज़्यादा वो बूढ़े हो गए और अब उन्होंने ढकेल दिया मेरे पास। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाकर उन्हें रखूँगी कि मैं किसी हाल में उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने यहाँ तक भी कहा है कि मैं आपको उनके पास जाने भी नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत से व्यवहार जो मैंने सुने, जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है, लगाया गया घर की औरतों के द्वारा, या 2-4 रोटियाँ देते समय जो गाली दी जाती थी, वो मैं सुन चुकी हूँ। इसलिए मैं पापा को छोड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन वैसा सच जो कि गंदा है उसे मैं छुपाना भी नहीं चाहती। मेरा विश्वास नहीं है कि गंदगी को हम ढक कर रख दें, क्योंकि वो बदबू मारेगी ही मारेगी। ऐसे लोगों से दूर से सलाम मैं करती हूँ और मैं खुद भी नहीं चाहूँगी कि ऐसे लोगों से मैं रिश्ता रखूँ दूर दूर तक, लेकिन दुख होता है पापा के लिए। तो इसी के साथ आज यह वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आप भी देखिए अपनी खुली आँखों से अब दुनिया को, कि दुनिया क्या है, जो लोग संस्कारी कहे जाते हैं उनकी असलियत क्या है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे लड़के ने ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन आपने क्या हासिल किया, आपने अपने माँ बाप को क्या दिया, वो आप देखिए। आपको आईना देखना ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक आप मज़े करिए, ईद मनाइए, खुशियाँ बांटिए, और माँ बाप के साथ जैसा आपका दिल है
वही करिए, क्योंकि करेंगे तो आप वही जो आपके दिल में है, जो आपके संस्कार में है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।